हम यहाँ कैसे पहुंचे? इस धरती पर हमारी मौजूदगी की कहानी क्या है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 6.5 करोड़ साल, और उन संकटों और अद्भुत बदलावों की कहानी को परत दर परत खोलते हैं जिन्होंने हम आज के इंसानों को बनाया। हमारी कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय तबाही से होती है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर हो सकता है कि इसी तबाही ने हमारे अस्तित्व के लिए दरवाजे खोले हों। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय डायनासोर का राज था। इंसानों का तो सवाल ही नहीं, हमारे दूर दूर के पुरखों का भी कोई अता पता नहीं था। धरती वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखती है। सोचिए, एक 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, आसमान से आकर धरती से टकराया। इसकी ताकत लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा थी। इस टक्कर से पूरी धरती धूल और राख के एक मोटे कंबल में लिपट गई। नतीजा, दशकों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं, यानी एक कभी न खत्म होने वाली ठंडी काली रात। 75%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है। धरती पर मौजूद 75% जिंदगी, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जो विशाल जीव करोड़ों साल से इस धरती पर राज कर रहे थे, वो कुछ ही दिनों में बस इतिहास बनकर रह गए। तो ये महाविनाश असल में एक महान अवसर भी था। इसने दुनिया के मंच को लगभग पूरी तरह से खाली कर दिया था। अब स्टेज तैयार था एक नए तरह के जीव के लिए, जो इस भयानक तबाही में किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा था। तो सवाल यह है कि उस अंधेरी ठंडी दुनिया में बचा कौन? भविष्य की चाबी किन छोटे, मामूली से दिखने वाले जीवों के पास थी? आइए जानते हैं। ये कोई विशालकाय जीव नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे छछूंदर जैसे दिखने वाले जीव थे। उनकी सुपर पावर उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी अडेप्टेबिलिटी थी, यानी हर सिचुएशन में ढल जाने की काबिलियत। जब बड़े बड़े जानवर भूख से मर रहे थे, तब हमारे ये पुरखे जमीन के नीचे कीड़े मकोड़े या कुछ भी सड़ा गला खाकर जिंदा रहे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा होना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होना जरूरी है। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। करोड़ों साल आगे धरती एक बार फिर बदल रही थी, और एक और बड़े संकट ने हमारे प्राइमेट पूर्वजों को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसे आसान भाषा में समझते हैं, धरती के अंदर की विशाल चट्टानी प्लेटें हिली और अफ्रीका का पूरा नक्शा ही बदल गया। बड़े बड़े पहाड़ बन गए जिन्होंने नम हवाओं का रास्ता रोक दिया। इसका नतीजा, अफ्रीका के घने हरे भरे जंगल सूखने लगे और उनकी जगह ले ली खुले घास के मैदानों ने, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। अब हमारे पूर्वजों के लिए ये एक करो या मरो वाली सिचुएशन थी। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो पेड़ों पर अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर जमीन के खतरों का सामना करना सीखें, या फिर घटते हुए जंगलों के साथ खुद भी खत्म हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। और इसी जानलेवा जुए ने, इसी चुनौती ने हमें बदलने पर मजबूर कर दिया। इसने कुछ ऐसे जबरदस्त बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल बदलावों को जन्म दिया जिन्होंने हमारे भविष्य की नींव रखी। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था 2 पैरों पर चलना। सीधे खड़े होकर हम ऊंची घास के ऊपर से दुश्मनों को देख सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ आजाद हो गए। 32 लाख साल पुराने लूसी के फॉसिल से यह साफ है कि हमारा दिमाग बड़ा होने से बहुत पहले ही हम सीधा चलने लगे थे, और इन्हीं खाली हाथों ने आगे चलकर हमारी पूरी दुनिया बदल दी। एक नजर इस टाइमलाइन पर डालिए। यह हमारे विकास के कुछ अहम पड़ाव दिखाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा विकास कोई सीधी लाइन में नहीं हुआ। ये एक उलझी हुई झाड़ी जैसा था, जहां कई अलग अलग इंसानी प्रजातियां एक ही समय पर एक साथ रह रही थीं। फिर आई हमारी शायद सबसे बड़ी खोज, आग पर काबू पाना। आग ने एक क्रांति ला दी। पका हुआ खाना पचाना आसान होता है, तो हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी बचने लगी, और ये बची हुई एनर्जी सीधे हमारे दिमाग को मिली, जिससे उसका आकार लगभग 3 गुना बड़ा हो गया। लेकिन आग ने सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे समाज को भी बदला। आग के चारों ओर बैठकर खाना, बातें करना, यहीं से हमारी कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हुई। लेकिन एक बड़े दिमाग ने एक नई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। देखिए, सीधा चलने के लिए हमारे कूल्हे संकरे हो गए, लेकिन हमारा दिमाग बड़ा होता जा रहा था। ये एक खतरनाक पहेली थी।
बड़े सिर वाले बच्चे संकरे कूलों से पैदा कैसे होंगे? इसे ऑब्स्टेट्रिकल डिलेमा कहते हैं। इस मुश्किल का हल बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशल था। हमारे बच्चे बेहद असहाय पैदा होने लगे, जिन्हें सालों तक देखभाल की जरूरत होती थी, और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें साथ आना पड़ा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ा। इसी जरूरत से परिवार बने, समुदाय बने, और शायद प्यार और करुणा जैसी भावनाएं भी पैदा हुईं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी सामाजिक ताकत बन गई। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर चलते हैं। वो कौन सी एक अनोखी चीज थी जिसने हम होमो सेपियंस को बाकी सभी इंसानी प्रजातियों से आगे निकाल दिया? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस धरती पर कभी अकेले नहीं थे। एक समय था जब हमारे जैसे ही कई और इंसान भी मौजूद थे, जैसे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवंस। हम उनके साथ रहते थे, और यहाँ तक कि आज भी कई लोगों के डीएनए में उनके अंश मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही बचे? जवाब है एक दिमागी क्रांति। लगभग 50,000 साल पहले हमारे दिमाग ने एक छलांग लगाई। हम सिर्फ वो ही नहीं देख रहे थे जो सामने हैं, बल्कि उन चीजों की कल्पना भी करने लगे जो असल में हैं ही नहीं, जैसे आत्माएं, भगवान या भविष्य। और इसी कल्पना की शक्ति ने हमें एक जबरदस्त सुपर पावर दी। वो सुपर पावर थी कहानियों पर विश्वास करना। एक जैसी कहानी पर, एक जैसे भगवान पर, या एक देश के आइडिया पर यकीन करके लाखों करोड़ों अजनबी लोग भी एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। ये कोई और जानवर नहीं कर सकता था, और इसी काबिलियत ने हमें बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाने की ताकत दी। तो हमारी कहानी कोई सीधी आसान चढ़ाई नहीं है। ये कहानी है लचीलेपन की, हर मुश्किल से लड़कर जिंदा रहने की। हर बार जब भी हमारे अस्तित्व पर संकट आया, हमने विनाश की राख से उठकर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। और ये कहानी हमें इसी एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हमारे गहरे अतीत को हमारे आने वाले भविष्य से जोड़ता है। अगर हमारा विकास हमेशा संकटों से ही हुआ है, तो आज के और आने वाले कल के संकट हमें किस में बदल देंगे?